आज हम लोग कक्षा 9 का भूगोल में भारत का भौतिक स्वरूप पाठ दूसरा है ये, इसको पढ़ेंगे। अब इस पाठ को जो है ज़्यादा समय ना लेते हुए भी हम लोग अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि आपने पाठ का नाम देख लिया है कि पाठ का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इस पाठ को हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहला ही लाइन कह रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। भारत जो है एक विभिन्न स्थलाकृति वाला एक विशाल देश है। स्थलाकृति माने होता है कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं पठारी है, कहीं समुद्र है। तो ये विभिन्न विभिन्न स्थलाकृति माने पृथ्वी पे अलग अलग जैसे स्वरूप बने हुए हैं, उसी को स्थलाकृति कहते हैं। ठीक, अब आगे कह रहे हैं कि किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं। यदि आप जो है किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं, तो दोस्तों अगर आप उत्तराखंड और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार में रह रहे हैं तो फिर आप जो है मैदानी क्षेत्र में हैं। अगर आप राजस्थान में रह रहे हैं तो मरुस्थलीय क्षेत्र में हैं। और अगर आप दक्षिण भारत से हैं तो फिर आप पठारी क्षेत्र से हैं। आगे कह रहे हैं कि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। जैसे पर्वत भी हमारे देश में पाया जाता है, मैदान भी हमारे देश में पाया जाता है, मरुस्थल भी पाया जाता है, पठार भी पाया जाता है और द्वीप समूह भी पाए जाते हैं। ये जो अलग अलग स्थलाकृति है, ज़मीन पे आप लोग देख रहे हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं कुछ है, तो ये सब जो हैं स्थलाकृति कहलाते हैं। आगे कहते हैं कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। दोस्तों जो आप दक्षिण भारत का पठार वाला एरिया देखते हैं, ये बहुत प्राचीन माने आज के लगभग लाखों करोड़ों वर्ष पहले के बने हुए हैं। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय पर्वत एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। जो हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये भूविज्ञानी मानते हैं कि अभी इसे कम समय लगा हुआ है बनने में, लेकिन जो पठारी वाले क्षेत्र हैं इनको बहुत समय प्राचीन काफ़ी पुराने। आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो आपको आंसर देना है अरावली पर्वत। पठारी भाग बहुत ही पुराना है। आगे कहते हैं कि भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटी, तेज़ बहने वाली नदियां आदि पाई जाती हैं। अब आगे हम लोग दोस्तों इसमें देखते हैं भारत का मैप कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्थलाकृति है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये वाला आपको रेड कलर से यहाँ लाइन दिख रहा है, ये हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है। ऊपर ये पहला रेड जो दिख रहा है आपको, ये काराकोरम पर्वत है। नीचे लद्दाख पर्वत है। फिर ये जास्कर पर्वत श्रेणी है पूरा। ये जो बीच वाला है ये आपका सबसे नीचे शिवालिक पर्वत है। मध्य हिमालय है। ये हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया है। आप इधर देख सकते हैं जो ये पूरा ये वाला एरिया आपको दिख रहा है भारत का, ये पूरा पर्वतीय एरिया है। ठीक, ये पूरा भारत का पर्वतीय एरिया है। यहाँ पे पहाड़ घाटियाँ हैं, पहाड़ी घाटी पूरा। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये राजस्थान वाला एरिया है दोस्तों, ये पूरा मरुस्थल है। मरुस्थल माने जहाँ पे बालू बहुत है, बहुत ही गर्मी यहाँ पे होती है। यहाँ पे आपको भैंस की संख्या कम देखने को मिलेगा, जबकि ऊँट यहाँ पे आपको बहुत देखने को मिलेंगे। इसके आगे जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, ये सब यहाँ पे दोस्तों पूरा मैदानी भाग है। ये यहाँ पे मैदानी भाग है। ये उपजाऊ मिट्टी भी है यहाँ पे, जैसे गन्ना, गेहूँ, चावल सभी प्रकार के यहाँ अनाज को उगाया जा सकता है। लेकिन आप देखेंगे जो राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पे गन्ना नहीं उगाया जा सकता, चावल नहीं उगाया जा सकता, होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, जब क्योंकि ये बहुत ही गर्मी है। इधर जो है तिलहन वाली फसलें ज़्यादा होती हैं राजस्थान में। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नीचे खाड़ी है बंगाल की, ये बंगाल देश, इसके नीचे खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। आप नीचे जाएंगे तो तटीय क्षेत्र हैं। अब इसके आगे हम लोग और देखते हैं भारत के मैप में कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसा आपने पहले ही देखा होगा, यहाँ पे हिमालय पर्वत भी है। आगे देखते हैं इसमें। आगे बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। उत्तर में जलोढ़ निक्षेप से बने भाग हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंचे पहाड़ी एवं चौड़ी घाटी से बना है। दोस्तों ये आपको पूछा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार ये कैसा एरिया है, तो मैदानी क्षेत्र है। पूछेंगे कि राजस्थान एरिया कैसे है, तो आपको बताना है मरुस्थलीय क्षेत्र है। पूछेंगे पूर्व उत्तर के जो राज्य हैं वो कैसे हैं, तो आपको बताना है कि वो पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर कैसा जगह है, तो ये पर्वतीय क्षेत्र हैं। ठीक, केरल पूछेगा तो तटीय क्षेत्र है ये।
ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे कह रहे हैं कि मुख्य भौगोलिक वितरण। मुख्य भौगोलिक वितरण का मतलब है कि भारत का जो मुख्य भूगोल है वो कैसा है, भूगोल वाला क्षेत्र कैसा है। तो भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अब कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 5, यहाँ 6 वर्ग दिखेगा। पहला है हिमालयी क्षेत्र। ठीक, यहाँ पे हम थोड़ा सा बना देते हैं भारत का मैप ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक, ये जो है जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ये आपका गुजरात वाला एरिया है। यहाँ आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्र है। ये ऐसे देखेंगे तो ये सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश है, और ये ऐसे कुछ भारत का मैप है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये वाला एरिया है दोस्तों, पूरा एरिया ये हो जाता है अपना पर्वतीय क्षेत्र। ये वाला जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये मैदानी क्षेत्र, ये पहाड़ी क्षेत्र, ये पठार का पूरा क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र है। यहीं पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, इधर भी लक्षद्वीप समूह। तो यही 6 जो है आपके भारत के भौगोलिक क्षेत्र हो जाते हैं। अब आगे आप देखेंगे कि जो ये पर्वतीय क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, उत्तरी मैदान में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार में आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, यहाँ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का भी भाग आएगा, तेलंगाना आएगा, ये सब राज्य हो जाएंगे। भारतीय मरुस्थल में राजस्थान हो जाएगा। आगे है तटीय मैदान। तटीय मैदान में याद रखना है जो भारत का ये वाला एरिया है, जैसे कुछ भाग है महाराष्ट्र का, गोवा का, कर्नाटक का, केरल का, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, माने जो 9 राज्य हैं दोस्तों जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर से लगते हैं, इनके पास है तटीय मैदान। अब नीचे आता है द्वीप समूह। तो भारत के पास 2 द्वीप समूह है, एक लक्षद्वीप समूह और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पास द्वीप समूह कौन कौन से हैं, तो लक्षद्वीप समूह और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये चीज़ आप नोट रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत। अब हम लोग पहले इसमें देखेंगे इस चैप्टर में हिमालय पर्वत के बारे में। तो हिमालय पर्वत में क्या है, तो यहाँ हिमालय पर्वत पे आप देखेंगे आगे बताया गया है कि जो हिमालय पर्वत है, तो जो हिमालय पर्वत है ये भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत कैसा पर्वत श्रृंखला है, तो वलित जो होता है वो नया पर्वत होता है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूरब दिशा से सिंधु से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी तक होता है। जब आप लोग भारत के मैप में देखेंगे तो जो भारत का ये वाला एरिया है इधर सिंधु नदी बहती है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है इधर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये दोनों क्षेत्र में कौन बह रहा है, कौन है, तो दोनों क्षेत्र में जो है अपना हिमालय पर्वत है। आगे कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोध में से एक है। ये जो है 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हैं और अर्धवृत्ताकार माने आधे गोल निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। ठीक, अब लंबाई माने क्या होता है, ऐसे लंबा है, लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे चौड़ा है तो ये जम्मू कश्मीर के पास में 400 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के पास कितना है, 150 किलोमीटर चौड़ा है ये जो हिमालय पर्वत है। और टोटल लंबाई दोस्तों कितनी है, तो 2400 किलोमीटर, ये याद रखना है आपको। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक समय में घाटियाँ पाई जाती हैं, बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या फिर आंतरिक हिमालय कहा जाता है। अब भारत के जो है 4 हिमालय पार्ट बना दिए गए हैं, ये इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऐसे मान लीजिए ये हिमालय है तो एक यहाँ पे हिमालय है, फिर यहाँ पे हिमालय है, एक यहाँ पे ऐसे हिमालय, एक नीचे वाला हिमालय है। ठीक है, तो जो पहला वाला हिमालय है ये हिमालय, इस वाले हिमालय को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इस हिमालय को आपको कहेंगे महान या फिर आंतरिक हिमालय, हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत है श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर आते हैं। अब सभी जो मुख्य शिखर आते हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसको भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। जो सबसे ऊपर हिमालय है उसमें जो मुख्य शिखर में है वो है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू, धौलीगिरी, ये सब चोटियों के नाम हैं। तो याद रखना है आपको कि माउंट एवरेस्ट ये तो दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है जो कि है 8848 किलोमीटर। फिर है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8598 किलोमीटर। ठीक, फिर है मकालू पर्वत, ये नेपाल में पड़ जाता है, 8481 किलोमीटर इसकी मीटर ऊंचाई है, किलो में नहीं है दोस्तों, याद रखना ये मीटर में ऊंचाई दिया हुआ है। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा भी है कि ये किस देश में है
और ऊंचाई मीटर में। तो 8,848 मीटर ऊंचा है हिमालय और 8,598 मीटर ऊंचा है कंचनजंगा। मकालू जो नेपाल में है ये 8,481 मीटर ऊंचा है। धौलीगिरी नेपाल में है जो कि 8,172 मीटर ऊंचा है। अब आगे हम लोग देखते हैं तो बता रहे हैं कि जो भारत महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम, भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। तो पहले चीज़ तो इसमें कई जो है दर्रे हैं, तो इसको भी हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे। अब आगे नीचे दिया हुआ है कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक, जो हिमाद्री है पर्वत है इसके दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है। ये एवं हिमाचल निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। जो हिमाचल में हिमालय है उसे निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। माने संपीड़ित क्या होता है कि ऐसे ऐसे घुमाव से हुआ है इन पर्वतों का निर्माण। ठीक, इनकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच तथा औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। ठीक, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कंगड़ा तथा कुल्लू की घाटी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। अगर आप दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य जाएं या हिमाचल प्रदेश जाएंगे या उत्तराखंड में, पूरा यह पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र ही मिलेंगे देखने के लिए। और यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो काफ़ी ठंडा होता है और जंगली एरिया भी होता है और कई दुर्लभ चीज़ें भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आगे इन्होंने कहा है कि एटलस से मसूरी और नैनीताल रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहाँ वे स्थित हैं। ठीक, एटलस में आपको देखने के लिए बता रहे हैं कि एटलस में मसूरी कहाँ है, तो मसूरी जो है उत्तराखंड में पड़ जाएगा। नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड में। रानीखेत जो है उत्तराखंड में पड़ेगा। हिमाचल और की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहाँ में स्थित है। अब हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं, जो माने हिमालय 1, 2, 3, 4, जो ये चौथा हिमालय सबसे दक्षिण में है इसी को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1,100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। अब अवसाद क्या होता है, तो जब कोई नदी पहाड़ से होकर के नीचे आती है तो उसके साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी बह करके आते हैं, कई पेड़ पौधे भी आते हैं, तो धीरे धीरे जमा हो जाते हैं मैदानी क्षेत्र में, तो उसी को अवसाद कहते हैं। यह घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं और निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा देहरादून। ठीक, आगे तो जो जमा हो जाता है उसको हम लोग दून कहते हैं। ठीक, दून कहते हैं, इनको दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ये दोस्तों वहाँ पे जो है देहरादून तो आप तो जानते ही होंगे, उत्तराखंड की राजधानी भी है देहरादून। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले मैप में कि कौन कौन से श्रृंखला कहाँ है। तो जो ये फर्स्ट वाला दिखता है दोस्तों ये है अपना काराकोरम श्रृंखला। दूसरा जो है ये जास्कर श्रृंखला है जो कि हिमालय का ही भाग है। यहाँ बीच में देखेंगे तो ये महान हिमालय है, जो यहाँ पे है ये है शिवालिक हिमालय। ठीक, ये जो हिमालय वाला क्षेत्र है दोस्तों ये पूरा हिमालय यहाँ से ले करके और ऐसे यहाँ तक ये पूरा हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, हिमालय पर्वत हैं ये सब, ये पूरे पर्वत का नाम हिमालय पर्वत है। इसी में से जो नेपाल में है जो सबसे ऊँचा है इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊँचा पर्वत है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैप ऐसे, यहाँ पे ये मरुस्थल है, भारत का मरुस्थल ये वाला है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये वाला एरिया है भारत का पूरा ये मैदानी क्षेत्र है। ये कैसे हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ये पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, इधर पहाड़ी क्षेत्र है भारत का। अब जो बीच वाला दोस्तों भाग है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पूरा है पठारी क्षेत्र है और इसके बाद में जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला क्षेत्र जो है ये पूरा तटीय क्षेत्र है। ठीक, इधर का पूरा तटीय क्षेत्र है। यहाँ पे द्वीपीय वाला एरिया है, यहाँ पे भी द्वीप है, यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये बीच वाला भाग है, यहाँ पे जो ये बीच का भाग है यहाँ पे आपको दिखेगा अरावली श्रेणी। दोस्तों ये दुनिया का सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है, प्राचीन है, मैंने सबसे पुराना नहीं लेकिन प्राचीन है। बहुत पूरे भारत के जितने भी पर्वत हैं सबसे पुराना इनमें से अरावली ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विंध्याचल का पर्वत विंध्य श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत है,
ये पूरा जो है पर्वतीय एरिया ही है। यहाँ पे देखेंगे दक्कन का पठार है, ठीक, दक्कन का पठार हो जाएगा। ये पूर्वी पठार है, यहाँ पे गोदावरी नदी निकलती है, यहाँ कृष्णा नदी निकलती है, यहाँ पे कावेरी नदी निकलती है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बना दिया। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखेंगे आपको कई नदियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ गंगा, यमुना, चंबल नदी, पूरा जो है ये नदियों वाला क्षेत्र है इधर। अब हम लोग नीचे चलते हैं तो जहाँ पे आप दोस्तों ये एकदम कत्था कलर का देखते हैं, ये ऊंचाई में सबसे ऊंचे हैं, 1200 से ऊपर हैं। जो थोड़ा कम कलर हैं ये 600 से 1200 के बीच में हैं, उससे भी जो कम है वो 300 600 है। माने एरिया को दिखाया गया है कि कौन कितना ऊंचा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आप हिमालय पर्वत का फोटो देख लें। हिमालय पर्वत है, पूरा बर्फ़ से ये ढका हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर भी यहीं पे रहते हैं, ठीक है। आप नेपाल में जाएंगे तो नेपाल जब मौसम साफ़ रहता है तो आपको हिमालय पर्वत देखने को मिल जाएगा। आगे इस पंक्ति को हम लोग पढ़ेंगे। कह रहे हैं इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्र के आधार पर भी विभाजित किया गया है। पहले तो हम लोग देखे थे कि उत्तर में कौन है, फिर उससे बीच फिर सबसे दक्षिण में कौन है। अब इसी को यहाँ पे जो है ऐसे बांट दिया गया है पूरब पश्चिम में, ठीक है। तो वही बता रहे हैं इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज पर्वत से लेकर के और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब जो सतलुज नदी है और जो सिंधु नदी है, इनके बीच में जो हिमालय क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ पे सिंधु नदी है और ये जो है सतलुज नदी है, तो इस वाले एरिया को हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक। उसके आगे लेकिन पश्चिम से पूरब तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके आगे जो है उसे जो है कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना भी जाता है। सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं कहा जाता है, ठीक है। जो सतलुज नदी है वहाँ से लेकर के नेपाल के पास में जो है काली नदी है, वहाँ तक के जो है हिमालय को क्या कहा जाएगा, तो वहाँ तक के हिमालय को जो है कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा बिस्ता नदी नेपाल हिमालय का एक बिस्ता तथा दिहांग नदी असम हिमालय का सीमांकन करती है। अब जो काली नदी है और दिहांग नदी, इसके बीच वाले भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमाचल के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कर लीजिए जो हिमालय में कहे जाते हैं। तो वहाँ जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा, उसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे कह रहे हैं ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, आप लोग जब भारत का मैप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो सबसे पश्चिमी वाला है ये सिंधु नदी है, अरब सागर में गिरती है। वहीं पे जो सबसे पूरब में है, जो सबसे पूरब में है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये सीमा बनाती है हिमालय। अब आगे देखिएगा, आगे कहा गया ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है और दिहांग महाखंड यानी गर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमाओं के माने म्यांमार और ऊपर से जो है नागालैंड, ये सब प्रदेश जो पड़ते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सब के पास से सीमा बना लेती है। अब आगे देखते हैं उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान है ये 3 प्रमुख नदी प्रणालियों यानी सिंधु नदी, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है और लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 250 किलोमीटर चौड़ा है। अब ये जो मैदानी क्षेत्र होता है, आपने पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे देखा ही है, ये मैदानी क्षेत्र जो है ये जब पहाड़ से नदियाँ आती हैं नीचे तो कई जो है अपने साथ कंकड़ मिट्टी बहा करके ला करके एकदम समतल बना देती हैं, उसी को मैदान कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो उत्तरी मैदान है ये लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है बाबू कि ये हो जाएगा 7 लाख वर्ग किलोमीटर। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये मैदान है ये लगभग कितना किलोमीटर लंबा है, तो ये 2400 किलोमीटर लंबा है। आपसे पूछें कितना चौड़ा है, तो ये 250 किलोमीटर चौड़ा है उत्तरी मैदान। क्योंकि ये NCERT बुक है तो इसे बहुत ऑथेंटिक बुक भी माना जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। आगे नीचे देख सकते हैं आप मीजो पहाड़ियाँ। आपको जब यहाँ पे पूर्वी राज्य में जाएंगे तो आपको ये मीजो पहाड़ियाँ मिजोरम में देखने को मिलेगा, ठीक है, मीजो पहाड़ियाँ, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी वाली क्षेत्र है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होता है, वर्षा कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना है मेघालय में एक क्षेत्र है चेरापूंजी मानसीराम, वहीं पर जो है सबसे ज़्यादा पहाड़ियों में ही वर्षा होता है। तो याद रखना है, कहे सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है तो राजस्थान में, भारत में, ठीक है। और अगर कहें सबसे कम वर्षा कहाँ होता है तो राजस्थान, लेकिन सबसे कम वर्षा अगर देखा
देखा जाए तो लद्दाख में होता है, सबसे कम वर्षा हो जाएगा लद्दाख में। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। आगे ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित जो मंजुली द्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। अब नदी द्वीप क्या होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई नदी आ रही है, अब यहाँ जो आई है, अब एक दिन हुआ क्या, अचानक में इधर से भी नदी बहने लगी, तो जो बीच वाला ये भाग है इसी को द्वीप कहा जाता है, क्योंकि दोनों चारों तरफ से पानी भर गया, बीच वाले एरिया को द्वीप कहा जाएगा। अब इसको आगे देखिएगा, कह रहा है 320 किलोमीटर चौड़ा है, यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। क्या, जो बीच में ये वाला एरिया है ये जो है 320 किलोमीटर चौड़ा है और यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, ये जो द्वीप से लेकर के जो पूरा यहाँ पे मैदानी वाला क्षेत्र है, उत्तर मैदान, इसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं कि 320 किलोमीटर चौड़ा है, यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्धि यानी मृदा आवरण और पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत की अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में, जो नदी आती हैं निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके का परिणाम स्वरूप नदियाँ द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक, ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। जो गाद है इसका मतलब जो मिट्टी कंकड़ बहा करके लाई हैं, ये जब जमा हो जाता है तो कई कई धाराओं में ये बट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहते हैं। वितरिकाएँ क्या होती है, जब चारों तरफ से बहने लगता है पानी तो इसे वितरिका कहते हैं, इधर उधर हो जाता है। आगे देखिए, दोआब का अर्थ होता है, जो दोआब है ये क्या होता है, तो दोआब है ये दो नदियों के बीच का भाग दोआब कहलाता है। दोआब शब्दों से मिलकर, दोआब जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला दो तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है पाँच तथा आब का अर्थ है पानी, माने पंजाब। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर दोनों तरफ से नदी है या दो नदी है उस क्षेत्र में तो दोआब, और अगर 5 नदी है तो पंजाब। तो पंजाब का नाम क्यों पड़ गया, क्योंकि 5 नदियाँ वहाँ से बहती हैं, इसीलिए उसका नाम पंजाब पड़ा है, याद रखिएगा आप लोग। आगे है, उत्तर मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। अब 3 उपवर्ग कौन कौन से हैं, तो उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है और सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज हिमालय से निकलती हैं और मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 5-6 नदी बह रही है, इसीलिए यहाँ पे दोआब ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे यहीं पे झेलम नदी भी है, चेनाब नदी भी है, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियाँ वहीं पे बह रही हैं पंजाब वाले एरिया में, और पंजाब से होकर के सीधे पाकिस्तान में जा करके ये लोग सिंधु नदी से मिल जाती हैं। तो वहाँ पे जो दोआब है वो बहुत ज़्यादा है। आगे है, गंगा के मैदानों का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूरब विशेषकर असम में स्थित है। ठीक, उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों से बिना किसी विविधता वाले समतल तथा स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है कि इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदी पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाभर के नाम से जाना जा सकता है। एग्जाम के दृष्टि से जो ये भाभर शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि नदियाँ पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं, माने मिट्टी उट्टी बहा करके लाती हैं और पाट देती हैं। इसे भाभर के नाम से जाना जाता है और सही सरिताएं इस भाभर की पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र वाले क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। अब तराई क्या है, तो कह रहे हैं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं कौन, नदियाँ, जिसे जो है तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घन जंगलों का क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारे वन्य प्राणी रहते हैं, बाघ, भालू जानवर, और जंगलों से घना यह क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थी को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को
काटा गया। जो पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया तो वहाँ से जो लोग आए उनके लिए रहने के लिए, उनको खेत उपलब्ध कराने के लिए इन जंगलों का सफाई किया जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक पार्क भी है दुधवा राष्ट्रीय, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, तो ये याद रखना है आपको। आगे है उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। तो पूछ सकता है प्रश्न आपसे कि उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है और वह नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसे आकृति का क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वेदिका यहाँ पे बनाते हैं। तो याद रखना है आपको। इस भाग को भाभर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपण को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसीलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। इस पूरे पंक्ति को दोस्तों, जो आपने ये पूरी पंक्ति देखी है, एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है और वह नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसे आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को जो है भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूने का निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। जो बहा कर नदियाँ मिट्टी लाती हैं उन्हीं को खादर कहा जाता है। ठीक है, जो पहले से जमे हैं उन्हीं को बांगर कहा जाता है। कहते हैं ना गांव में कि एक खादर बांगर क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र यहाँ पे कुछ होगा नहीं तो उसी को कहते हैं। अब आगे है पठारी क्षेत्र। तो भारत में पठारी क्षेत्र आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो जब आप भारत का मैप बनाएंगे तो जो नीचे से दक्षिणी भारत का एरिया ये पूरा पठारी क्षेत्र है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नीय तथा रूपांतरिक सेलों से बना है। अब अग्नीय सेल क्या होते हैं, तो जो ज्वालामुखी से निकलता है लावा उसे अग्नीय सेल का। रूपांतरिक सेल वो होते हैं जो कहीं से उड़ करके, बह करके या घिस पिट करके खत्म हो गए हैं, उन्हीं को रूपांतरिक सेल माने होता है पत्थर, ठीक, से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। गोंडवाना क्या है, तो ये बहुत प्राचीन शब्द है। गोंडवाना ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का दो खंड था, तो एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, एक है मध्य और उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। अब नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, इसे जो है मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। जो नर्मदा नदी है इसके उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का जितना भी भाग है, नर्मदा नदी बीचों बीच भारत के बीच से होकर के अरब सागर में गिरती है, तो जो ऊपर वाला भाग है उसी को उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना है आपको। ठीक, आगे विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अब अरावली जो है राजस्थान के पास और दिल्ली के पास पड़ती है और विंध्य जो है ये बीच में नर्मदा और सतपुड़ा नदी के बीच में हो जाता है ये। ठीक है, सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यहाँ धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल है, सिंध नदी है, बेतवा है, केन है, दक्षिण पश्चिमी इससे उत्तर पूरब की तरफ बहती हैं। इस प्रकार ये क्षेत्र, अब जो सिंध लिखा है दोस्तों, सिंध नदी दूसरी है और सिंधु नदी दूसरी है, तो ये भी आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कि भाई ये कौन सी नदी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये वाला एरिया है, ये जो फोटो आपको दिख रहा है पठार का, ये बहुत पुराने हो जाते हैं। ये जो पहाड़ हैं, ये पत्थर जो हैं बहुत पुराने, इसी के बीच से ये नदियाँ निकलती हैं। देखिए ये जो है नदियाँ इसी के बीच से निकलती हैं। ये बहुत पुराने पत्थर होते हैं। जो हिमालय है इतना पुराना नहीं है, यहाँ पे पेड़ पौधा हिमालय वाले पे आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो ये पठारी क्षेत्र होते हैं यहाँ पे थोड़ा सा वीरान टाइप का होता है, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं के ढाल दर्शाती हैं और मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके पूरब के विस्तार को दामोदर नदी तथा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है।
दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अब नर्मदा नदी भारत के बीचों बीच में जो अरब सागर में गिरती है, इसके दक्षिण भाग में जो है पठारी भाग है जो कि त्रिभुजाकार का है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र पर इस पहाड़ी एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। तो ये कहाँ पे है, इसको आपको भारत के उसमें मैप पे देखना है। पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूरब की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग पूरब में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बा एगलोक पठार तथा उत्तर कछार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है और पश्चिम से पूरब की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। पहला है गारो, खासी तथा जयंतियाँ। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर जो है दक्षिण पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट जो है दोस्तों केरल वाला, यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये भारत का भाग है तो ये पूर्वी घाट हो गया और ये हो गया पश्चिमी घाट। ठीक है, तो यहाँ महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक ये जो क्षेत्र हैं ये पश्चिमी घाट में आते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा ये सब पूर्वी घाट में आते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, में सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। ये सब पश्चिमी घाट पे हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। जो पश्चिमी घाट है ये वाला एरिया, ये इसके अपेक्षा जो है ऊंचा है, इसीलिए देखिएगा अधिकतर नदियाँ यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक, अब देखिएगा, कह रहे हैं कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं और पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। जो पूर्वी घाट है 600 मीटर है, लेकिन जो पश्चिमी घाट है ये 900 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। घाट का विस्तृत महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित हैं एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी ने इनको काट दिया है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, यहाँ पे पूरा पर्वत वाला वर्षा होता है और यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होता है। यहीं से समुद्र, इधर अरब सागर, तो यहीं से जब हवा ऊपर उठता है तो पानी बरसने लगता है। पश्चिमी घाट का विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, उत्तर पे कम है तो दक्षिण सबसे ज़्यादा है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी जो है ये 2695 मीटर ऊंचा है अनाईमुड़ी, तथा जो डोडा बेटा है ये 2633 मीटर ऊंची है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची अगर कोई चोटी है तो वो है शिखर महेंद्रगिरी जो कि 1500 मीटर है और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेडी की पहाड़ियाँ हैं। अब आगे हम लोग ये देख लीजिए, अब राजस्थान वाला एरिया है पूरा। ये महिलाएं कुछ पानी लेकर के जा रही हैं क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत होती है और पानी, असली कीमत पानी का जो है राजस्थान वालों को ही पता चलता है दोस्तों कि पानी की कीमत क्या होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पानी की स्थिति जो है राजस्थान वाले में बहुत दिक्कत है पानी के लिए स्थित है। और उत्तर मंडल जिसे ऊँट के नाम से जाना जाता है तथा कोडाइन कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह पाई जाने वाली काली मिट्टी है। जो प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें जो है कपास की खेती बहुत होती है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी से हुई है, इसीलिए इसे शैल आग्नेय है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक आपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर के कहाँ तक जाती हैं, दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं भारतीय मरुस्थल। तो दोस्तों भारत के मरुस्थल के बारे में आप जानते हैं, अगर करण अर्जुन मूवी आप देखे होंगे तो उसमें देखते होंगे जो सूरज कब दूर गगन से वाला गाना चलता है वो पूरा राजस्थान में ही शूट किया गया है। लगभग आधे से ज़्यादा पिक्चर ही राजस्थान में शूट कर ली गई है। करण अर्जुन अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरागत मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसे शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, यहाँ पे पेड़ पौधों की मात्रा यहाँ पे बहुत कम होती है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएँ दिखती हैं और उसके बाद
बालू में विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। जो नदियां हैं वो समुद्र तक नहीं पहुंचती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान, बरकान माने होता है अर्धचंद्राकार बालू का टीला, ऐसे, ठीक, यहाँ पे ऐसे बालू जम जाता है, इसे अर्धचंद्राकार टीला कहते हैं या बरकान कहते हैं। विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यह आप जैसलमेर जाएं या जैसे आप जैसलमेर जाते हैं तब भी वहाँ पे आपको बरकान के समूह को देख सकते हैं। तो जो नीचे आपने ये पिक्चर देखा, फोटो देखा, ये दोस्तों है राजस्थान की। देखिए कुछ महिलाएं गगड़ा ले करके पानी भरने जा रही हैं। वहाँ पानी के लिए बहुत समस्या होती है। यहाँ पे भैंस की संख्या बहुत कम होती है, जबकि ऊँट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे ऊँट रहते हैं, कटीले पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं, नागफनी वगैरह, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं तटीय मैदानी क्षेत्र। अब तटीय मैदानी क्षेत्र में देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय, यहाँ पे देखिए ऐसे मान लो भारत का मैप है तो ये इस क्षेत्र का बात कर रहा है, ठीक। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर, ये पूरा अरब सागर इधर है भारत के, ठीक, अरब सागर, और पूरब में बंगाल की खाड़ी में विस्तृत है। पश्चिम तट जो है पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है और संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है, यहाँ ये वाले भाग को कोंकण कहते हैं, मुंबई तथा गोवा वाले क्षेत्र में। मध्य भाग को कन्नड़ कहते हैं, कन्नड़ मैदान, ये बीच वाले को कन्नड़, एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ पे मालाबार तट। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तर सरकार, यहाँ पे जो है उत्तर सरकार कहते हैं बंगाल की खाड़ी वाले तटीय क्षेत्र को, और फिर कहा जाता है। जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोरोमंडल के नाम से पूर्वी घाट को जाना जाता है, तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित है। चिल्का झील यहीं पे ऐसे है, ठीक है। चिल्का झील यहीं पर पूर्वी तट पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। तो ये भी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तटीय मैदान वाले क्षेत्र में बहन जी लोग खेती करती हुई आपको दिख जाएंगी। ये तटीय मैदान वाला थोड़ा सा हरा भरा क्षेत्र होता है, जबकि पठार वाला क्षेत्र बहुत ही मतलब कड़ा होता है। यहाँ पे जो पत्थर होते हैं वो भी बहुत मजबूत होते हैं, खनिज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने KGF मूवी देखा होगा तो देखे होंगे, ये पठारी क्षेत्र से ही लिया गया है, ठीक। अगर राम वनवास में किष्किंधा वाला एरिया देखेंगे तो ये पूरा पठारी क्षेत्र है, तो ये आपको जानकारी रखना है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये बात याद रखना है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। उड़ीसा कहाँ है, तो यहाँ ऐसे आप भारत का मैप बनाएंगे तो जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहीं उड़ीसा क्षेत्र के पास में ही महानदी निकलती है और यहीं इसके पास चिल्का झील स्थित है, समुद्र के पास में ही, ठीक। तो ये भारत की सबसे जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब आता है द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या होता है, तो आप पहले ही देख चुके हैं कि आपने पहले पार्ट में दोस्तों पढ़ा भी, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा दिया फर्स्ट वाले पार्ट में द्वीप के बारे में, तटीय क्षेत्र के बारे में, ठीक। तो आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का पहला मुख्य स्थल अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित हैं। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? तो उम्मीद है कि पहचानते ही होंगे आप लोग। तो ये है अपना कुछ द्वीप समूह, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अपना द्वीप समूह हो जाता है, ठीक। यहाँ पे देखिए चारों तरफ से पानी नीला नीला भरा है, बीच में छोटा सा एरिया है, ये द्वीप होता है, द्वीप समूह। एक द्वीप समूह ये है। अब कह रहा है केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप। अब केरल का जो तट है वो कहाँ पे है, तो आप अगर ये भारत का मैप बनाएंगे तो ये केरल राज्य है, यहाँ पे लक्षद्वीप है अरब सागर में, ठीक। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप स्थित को ज्ञात कीजिए। द्वीप का एक समूह छोटे प्रवाल द्वीप से बना है। प्रवाल द्वीप, उस प्रवाल जो इसमें वो छोटे छोटे जीव होते हैं समुद्र में, से बना है। पहले इनको लाका द्वीप या मिनिकाय तथा एमिना द्वीप के नाम से जाना जाता था और 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। कब रखा गया लक्षद्वीप, तो 1973 में। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है और कवरती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वह कवरती है। इस द्वीप समूह पर पादप यानी पेड़ पौधे जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं और पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य भी बनाया गया है। कौन से द्वीप पे, पिटली द्वीप पे। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या। अब यहाँ पे देखिएगा जो बंगाल की खाड़ी तो ये वाला है भारत के, तो यहाँ पे जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। अगर आप भारत का ऐसे मैप बनाएंगे तब आपको ये मिलेगा, इसमें शुद्ध मैप नहीं बना है। तो
अब परवाल भित्ति के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो परवाल भित्ति में क्या होता है कि परवाल पपलिस का कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है और परवाल स्राव एक परवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: परवाल रोधिका, तटीय परवाल भित्ति तथा परवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ परवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। परवाल वलय द्वीप गोलाकार या हर्ष सु आकार वाले रोधिका होते हैं। ये छोटे छोटे जो है जीव होते हैं दोस्तों, और इकट्ठे होकर के एक थोड़ा सा क्षेत्र ही पूरा ये बना लेते हैं। जब मरते जाते हैं इकट्ठा होते जाते हैं। अब आगे कह रहे हैं में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह जो अंडमान निकोबार द्वीप है, यह बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा गया है। उत्तर में है अंडमान तथा दक्षिण में है निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप माने पेड़ पौधे जंतु में बहुत अधिक विविधता है। और ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं। विषुवत वृत्त क्या है? तो ये मान लीजिए कि ये विश्व का मैप है पृथ्वी का, तो जो नीचे वाला एरिया इसे मकर रेखा, बीच वाले को भूमध्य रेखा और सबसे इधर 23.5 डिग्री तो कर्क रेखा। भारत के ये जो बीच वाला ये है रेखा, इसी को विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं पर जो है स्थित है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे कह रहे हैं कि यहाँ की जलवायु विषुवत वृत्तीय तथा यह सघन जो है घने जंगलों से आच्छादित हैं। माने यहाँ पे जंगल बहुत पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वैरन द्वीप पर स्थित है। अगर भारत में कहीं पर ज्वालामुखी है तो वो अंडमान निकोबार में ही है। और कौन से जगह पर है? तो वैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएँ स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे से पूरक हैं। ठीक, और वह देश को प्राकृतिक संसाधन में समृद्ध बनाते हैं। उत्तर पर्वत जल वनों के प्रमुख स्रोत हैं, जबकि उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं और इससे प्राचीन सभ्यताओं के विकास का आधार मिला। पठारी भाग खनिज के भंडार हैं, जिससे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। और तटीय क्षेत्र जो है मत्स्य माने मछली पालते हैं और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त हैं, माने बंदरगाह के लिए। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। दोस्तों, आप पूरे चैप्टर का जो सार है इस पाठ का, वो इतने पॉइंट से आप निकाल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इतने पॉइंट से ही निकल आएगा पूरे पाठ का जो सार। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। तो अब जो है दोस्तों इसमें प्रश्न आ जाता है। कह रहा है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वत का संयुक्त नाम क्या है? तो यहाँ पे संयुक्त नाम में पूर्वांचल है, याद रखिएगा। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी, गोवा के जो पश्चिम में है, उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये कोंकण है। ठीक, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी भाग में जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है महेंद्रगिरी, ये याद रखना है। भाभर क्या होते हैं? तो ये पुराने जलोढ़ मिट्टी होते हैं। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण, तो वहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, याद रखिएगा। ठीक, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आए होंगे। इसके कुछ और प्रश्न हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि हिमालय अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो आपको बताना रहेगा, ये दक्कन का पठार आएगा। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो परवाल भित्ति से के हैं? तो ये लक्षद्वीप हैं। बांगर और खादर क्या होते हैं? बांगर वो होते हैं जो पुराने जलोढ़ मिट्टी होते हैं, माने जो बहुत पहले ही आ चुके हैं नदी के साथ बह करके। खादर वह होते हैं जो नए होते हैं। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जो है आपका ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पड़ता है। पश्चिमी घाट जो है ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में पड़ता है। आगे कहता है भारत के प्रमुख भूआकृति विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावल लक्षण में क्या अंतर है? तो दोस्तों बहुत अंतर है। इसके 6 भाग हैं, जो कि मैदानी है, पर्वतीय है, मैदानी है और मरुस्थलीय है, तटीय है, पठारी है और द्वीप समूह, ये 6 भाग हैं। भारत के उत्तर मैदान का वर्णन कीजिए। भारत के जो उत्तर मैदान है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। यहाँ पे गन्ना, आलू और गेहूँ, इन बहुत सारे फसल और जनसंख्या के हिसाब से भी ये सबसे घना बसा हुआ आबादी है। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी, और समझ आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इससे पहले जो पहला पार्ट है दोस्तों, उसको मैंने वीडियो पे अपलोड किया है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर के उसको देख लीजिए, तब ये पार्ट आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा।